चुनाव नजदीक को है। 11 अप्रैल को पहला चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। हर क्षेत्र से उम्मीदवार अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई जनता के हित में अपने क्षेत्र के विकास में बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका केवी लाइव में। आज हमारे साथ है जन अधिकार पार्टी के बेगूसराय प्रत्याशी प्रीतम कुमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका केवी लाइव में। जन अधिकार पार्टी में राजनीतिक सफर में अब तक का योगदान क्या रहा है आपका? सर्वप्रथम मैं बिहार से हूँ। जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अभी उसके संस्थापक हैं। मुझे बेगूसराय से उम्मीदवार घोषित किया गया है। दूसरी बात है कि जन अधिकार पार्टी में मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा जनता दल यू में था, उसके बाद मैं आरजेडी में भी काम किया हूँ, छात्र विंग में। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही थी और मध्य प्रदेश के भी पिछले विधानसभा चुनाव में। बिहार में जब पार्टी की जो शुरुआत हुई उस समय से ही हम लोग साथ हैं और कड़ी मेहनत कर बिहार में पार्टी को निखारने का काम किया तथा जमीनी स्तर तक जो लोगों की जन समस्या है उस समस्या को निदान करने का भी प्रयास किया है तथा जो भी समस्या है लोगों की, जनताओं की, बिहार की जनताओं को, तो उम्मीद लगता है कि बिहार की जनता को आशा है कि अगर जन अधिकार पार्टी की सरकार आती है तो बिल्कुल जनताओं का जो काम है 100 समय संपन्न हो जाएगी। इसी के साथ जन अधिकार पार्टी बिहार में अपनी असर अन्य पार्टियों पर छोड़ रही है, जिससे कि यहाँ के बिहार के जनता का उसका काम आसानी पूर्वक हो सके। आपने आरजेडी के साथ भी काम किया है, उसका छोड़ने का कारण क्या रहा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में सर्वप्रथम वहां पर डोमिनेंसी की जब बात आती है तो जातिवाद के आधार पर, दूसरी उस सिस्टम में भ्रष्टाचार का बहुत अंश था। इसलिए मुझे लगा कि मैं एक छात्र हूँ तथा शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। मैंने जब आरजेडी में भी था तो मैं मूल रूप से शैक्षणिक कार्यों को लेकर सरकार के साथ जनता के तथा छात्रों की समस्या के लिए हमेशा मिलता रहा, लेकिन बार बार लगा कि ये टाल मटोल की जिंदगी कब तक चलती रहेगी, इसलिए मैंने आरजेडी को छोड़कर जनता दल यू ज्वाइन किया। लेकिन फिर जनता दल यू में मैं तकनीकी प्रकोष्ठ का महासचिव भी रहा हूँ। लेकिन दिक्कत सर्वप्रथम है कि वहां भी वही सिस्टम, वही भ्रष्टाचारी शिक्षा की बात जब करते हैं तो नीतीश सरकार की तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था किस हिसाब से चौपट होती जा रही है। बिहार की जनता अच्छे से जान रही है कि शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति अवस्था है। तो मुझे लगा कि नहीं, जब ना लालू की सरकार अच्छी थी ना नीतीश सरकार अच्छी थी, इसलिए मैंने आगे फैसला किया कि जन अधिकार पार्टी के माध्यम से बिहार में जो क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में खासकर लानी है, उसलिए इस कारण से मैंने जन अधिकार पार्टी का चयन किया तथा आरजेडी और जनता दल यू का साथ मैंने छोड़ दिया। क्या लगता है अगर जनता जन अधिकार पार्टी की सरकार बनती है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगी आगे? बिल्कुल काम करेगी। उसका सर्वप्रथम रीजन है कि जन अधिकार पार्टी में जो भी लोग आ रहे हैं वो शिक्षाविद आ रहे हैं। शिक्षाविद आ रहे हैं तो उनको बहुत एक लंबा सफर और अनुभव है कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीका से चलाया जाए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सरकार जो काम कर रही है वो बुनियादी काम हो नहीं पाती है, वो सिर्फ कागजी काम हो पाती है। जन अधिकार पार्टी की अगर सरकार आती है तो मैं स्वयं और पार्टी के समर्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक महोदय से भी मेरी बात हुई है कि शिक्षा व्यवस्था को अगर सही किया जाए तो सभी जो जन समस्या है, छात्रों को से लेकर युवाओं का जन समस्या, जो महिलाओं का जन समस्या है, बिल्कुल शिक्षा के आधार पर खत्म किया जा सकता है। तो मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि अगर जन अधिकार पार्टी की सरकार आती है तो शिक्षा व्यवस्था सर्वप्रथम हम लोगों का एजेंडा रहेगा। और शिक्षा व्यवस्था अगर सुचारू रूप से संचालित हो जाती है तो जरूर यहाँ की जो जन समस्या की सभी समस्या, बेरोजगारी की समस्या जो है, ये शिक्षा का जो क्वालिटी एजुकेशन जो है, इसी के कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ते जा रही है। अगर क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए तो मुझे लगता है और सभी लोगों को लगता है और सभी जनताओं को भी पता है कि शैक्षणिक रूप से अगर मजबूत होते हैं तभी आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो पाएंगे।
जनता को अपनी तरफ आप मोटिवेट कैसे करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं एक्चुअली व्याख्याता हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, और मेरा एक शैक्षणिक 7 सालों का अनुभव रहा है। मैं हर हमेशा बच्चों के बीच रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोगों के लिए सर्वप्रथम एजुकेशन अगर सिस्टम अच्छा हो जाए, सबसे प्रथम लोगों का हम लोग गांव में भी देखते हैं कि हर एक माता पिता, चाहे वो रिक्शा चालक का पुत्र हो या किसान का पुत्र हो या एक मजदूर का पुत्र हो, सबसे पहली उस लोगों की इच्छा रहती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उसकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो। तो मेरा एजेंडा ये शिक्षा मात्र मेरी एक एजेंडा है, और इसी एजेंडा पर हम वर्क करेंगे। तो लोग, स्वाभाविक है, जब लोगों की चाहत, सबसे बड़ा चीज क्या है कि अपने परिवार में सबसे अच्छी बात होती है कि अपने पुत्र और पुत्री के लिए लोग अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं, और पुत्र और पुत्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो शिक्षा का देते हैं। अगर शैक्षणिक व्यवस्था पर अगर हम अच्छे से काम करें, स्वाभाविक है लोगों की आशा भी है कि हम इस सामाजिक दौर में अच्छी बदलाव के लिए शिक्षा व्यवस्था से ही कर सकते हैं। इसलिए हम अपना एजेंडा शिक्षा रखे हैं। लोगों का रुझान भी शिक्षा के तरफ जारी है। शिक्षा के अलावा आपका और कौन सा मुद्दा रहेगा? शिक्षा के अलावा मेरा नौजवान, सबसे पहला नौजवानों का मुद्दा है। आप आज देख सकते हैं कि किसी भी पार्टी में उम्मीदवारी की जब बात आती है, सब युवाओं की बात किए हैं, लेकिन कितने युवाओं को टिकट दिए आप सर्वे करा सकते हैं, और ये बिहार की जनता भी देख रही है और भारत की भी जनता देख रही है। युवाओं को सबसे पहले आगे लाना होगा। युवा का एक्चुअली वास्तविक मीनिंग जो है वायु होता, अगर उल्टा करते हैं तो। अगर युवा वायु का रूप पकड़ लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 ऐसे अवयव हैं जिस अवयव को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम आप दावेदारी के साथ कह सकते हैं, अगर युवा को आगे किया जाए तो सभी काम संभव है। दूसरी चीज, नौजवान लोगों के साथ साथ लोग, सबसे पहले महिलाओं को भी सशक्त करने की जरूरत है, क्योंकि समाज में महिला का अहम रोल है। क्योंकि अगर एक पुरुष अगर पढ़ता लिखता है तो सिर्फ एक परिवार को बेनिफिट है, लेकिन अगर महिला पढ़ती लिखती है उससे 2 परिवार को बेनिफिट है, क्योंकि वो जहां से आती है वहां के लिए और जहां उनकी शादी होती है वहां के लिए, तो उनको महिला को भी सशक्त करने की जरूरत है। तीसरा एजेंडा मेरा शिक्षा है, और शिक्षा एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। अगर शैक्षणिक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो स्वाभाविक हम व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। तो सभी निदान एक शिक्षा व्यवस्था है और युवा अवस्था है तथा नारी सशक्तिकरण है। आपने बात की युवाओं को सशक्त करने की, वहीं भाजपा ने 75 वर्ष से ऊपर के नेताओं को टिकट काट दिया, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल टिकट काटी है, लेकिन आप देख सकते हैं युवा, यूथ का रियल मीनिंग एज से है। दूसरा मीनिंग है उनकी जोश और बुलंदी के साथ। होता क्या है कि यूथ अगर पार्लियामेंट जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारे सिस्टम को वहां पर रखेंगे जो युवा के साथ समस्या आ रहा है, लेकिन जो एजेड पर्सन अभी आ रहे हैं बीजेपी के साथ, उसमें 75 वर्ष से युवाओं को तो काटा है, लेकिन बहुत सारे उसमें भी बुजुर्ग अवस्था के व्यक्ति हैं। हम लोगों का स्टेटमेंट है कि बेसिकली रूप से ओल्ड इज क्लीन बोल्ड नॉट गोल्ड, क्योंकि वो काम करने लायक अब बच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए बीजेपी की जो एजेंडा है वो बिल्कुल असहारणीय है, क्योंकि वो 75 वर्ष के काटे हैं, लेकिन उसमें भी सभी बुजुर्गों का टिकट दिया गया है। तो क्या जन अधिकार पार्टी इसका समर्थन करेगी? जन अधिकार पार्टी युवाओं का समर्थन करेगी। किसी भी पार्टी और किसी भी लोगों का समर्थन है, यूथ और महिलाओं का समर्थन जन अधिकार पार्टी बिहार प्रदेश कर रही है। तो इस कार्य का सराहना जन अधिकार पार्टी करती है? बिल्कुल करती है। आपके सामने बेगूसराय से गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार भी खड़े हैं, तो क्या लगता है मैदान में? देखिए, सबसे पहले बात जब गिरिराज सिंह की होती है तो बेगूसराय वालों का सर्वप्रथम डिमांड है कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार होनी चाहिए। लोगों का ये एजेंडा सबसे पहले है। वहां आप सोशल मीडिया पर सभी जगह चली थी कि यहाँ के लोकल उम्मीदवार का एजेंडा होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे पहले वहां के निवासी नहीं है, पहला। दूसरा बात, वो हमेशा उलट पुलट बयान देते हैं जो देश के विरुद्ध, बिल्कुल विरुद्ध रहता है। दूसरी मुद्दा है, दूसरे कैंडिडेट है कन्हैया सिंह, कन्हैया कुमार। कन्हैया सिंह को पर देशद्रोह का आरोप भी लग चुका है। देश
भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब उन पर एजेंडा लग चुका है। आप सोच सकते हैं क्या ये देश के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, हम उनका दोनों लोगों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, लोग उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, इसलिए मुझे भारी उम्मीद है कि लोगों का जन समर्थन मेरे साथ बिल्कुल सदैव है। सीट बदली को लेकर गिरिराज सिंह नाराज दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि गिरिराज सिंह को कि हम बेगूसराय से मेरे जनता बहुत आक्रोश में है, क्योंकि वो नवादा में भी थे तो नवादा में भी उनको काला झंडा भी दिखाया गया था। आप पिछले न्यूज में भी आप देख सकते हैं। बेगूसराय की जनता कदापि नहीं चाहती है कि गिरिराज सिंह आए और बेगूसराय से चुनाव लड़े, इसलिए उनको डर बन चुका है, भय बन चुका है कि सामने शिक्षाविद चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उनको भय लगता है कि वो हार जाएंगे। इसीलिए वो चाहते थे कि हम नवादा से ही लड़े, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, पार्टी उनको टिकट वहां से दे दी है और उनको प्रेशर बना के उनको भेजा गया है। उनको ये भी पता है कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो बार बार सीट बदल के लिए नाखुश दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार ने 28 दिन में 28 लाख रुपए जमा कर दिए। बिल्कुल, एक्चुअली बात है कन्हैया कुमार के साथ वैसे वैसे लोग जुड़े हुए हैं जो कह सकते हैं कि देश को गिराने में काम कर रहे हैं। उनके पास जो पैसा फंडिंग आ रहा है उसका अगर जांच किया जाए तो वास्तविक पता चलेगा कि वो जितने भी लोग हैं सब भ्रष्ट लोग हैं और सभी भ्रष्ट लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो क्या जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करेगी? बिल्कुल विरोध कर रही है, क्योंकि अभी भी कुछ दबे कुचले लोग हैं जिनको आरक्षण की बहुत जरूरत है। अगर बीजेपी अगर आरक्षण खत्म कर दी है तो ये सरासर जो गरीब जनता, आम जनता है, जो किसान जनता है, उसके लिए सदैव बहुत खराब बात है। इसलिए मैं उस आरक्षण का समर्थन करता हूं। आरक्षण होनी चाहिए, समाज में आरक्षण की बहुत ही जरूरत है। अगर आरक्षण खत्म किया जाएगा तो देश के विकास में बहुत बड़ी बाधाएं आ सकती है। आपकी पार्टी ने आरजेडी से गठजोड़ करने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली मेरी पार्टी के लिए आरजेडी से गठबंधन, महागठबंधन में शामिल होने के लिए बात हुई थी, लेकिन मेरे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक महोदय बाबू सिंह कुशवाहा ने डायरेक्ट खारिज कर दिया, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा का एक अपना सामर्थ्य है कि वो चाहते हैं कि देश में एक नई पार्टी एक ऐसे विकराल रूप से सरकार में आए जो जनता के फेवर में वर्क हो। लेकिन महागठबंधन में क्या है, सभी चोर टाइप के लोग जुड़ते जा रहे हैं और सभी भ्रष्ट लोग हैं, तो मेरी पार्टी कभी उनके साथ समर्थन में नहीं जा सकती। तो क्या लगता है इतने रुपए इतने कम समय में कैसे जमा कर लिए होंगे उन्होंने? देखिए, जब भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार तो जो लोग करते हैं उनके पास ब्लैक मनी है, और दूसरी चीज भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचारों का एक संगठन बन गया है, तो पैसा तो स्वाभाविक है इकट्ठा किया जा सकता है। बीजेपी नेता अनुज कुमार सिंह के घर पर नक्सलियों ने डायनामाइट से हमला किया है, उसका विरोध भाकपा का बताया जा रहा है कि भाकपा ने करवाया है। देखिए, ये जो बात है ये जांच का विषय है और किसी भी पर्सनल चीजों को पॉलिटिक्स में घसीटा नहीं जा सकता। मैं भाकपा माओवादी को मैं समर्थन भी नहीं करता हूं, लेकिन इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर जहां दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पार्टी के विरुद्ध आरोप लग रहा है, कैसे इसको नकारा नहीं जा सकता है? बिल्कुल आरोप लग रहा है, क्योंकि ये अभी चुनाव का गर्मी माहौल है, तो इस माहौल को बेसिकली रूप से पुलिस प्रशासन और न्यायालय जांच करके बता सकती है, क्योंकि आरोप को हम पर्सनली रूप से या मेरी पार्टी उस पर डायरेक्ट आरोप नहीं खारिज करेगी जब तक कि उसका कोई न्यायिक जांच, प्रशासनिक जांच नहीं हो जाती। कानून व्यवस्था बिहार की कैसी है? कानून व्यवस्था की जो बात आप करते हैं, बहुत खराब स्थिति है। मेरी जब पार्टी की जो बात हो रही है, यहाँ की जो सिस्टम है बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि मेरी पार्टी इसके विरुद्ध बहुत बार प्रदर्शन भी किए हैं। बहुत सारे लोगों की नीतीश सरकार में जितनी हत्या हुई है, शायद मुझे लगता है कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में किसी सरकार में इतनी हत्या नहीं हुई है। आप आए दिन देख सकते हैं, और खास करके नीतीश सरकार में जो विपक्षी पार्टी है उस पार्टी के कार्यकर्ता और प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी तक को टारगेट जनरली रूप से किया जाता है। तो कानून व्यवस्था की तो बात ही नहीं है।
कानून व्यवस्था मिट्टी में मिल चुकी है और नीतीश सरकार की जो सिस्टम है बिल्कुल खराब स्थिति आ चुकी है। आपकी सरकार ने इसके खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी किए हैं, तो कहां कमी आपको नजर आ गई थी उस समय? तो एक्चुअली होता क्या है, प्रदर्शन करते हैं लेकिन कभी होता क्या है कि सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो भी सरकार के फेवर में काम करते हैं, कभी सुनने को तैयार भी नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर, मेरी जब जन अधिकार पार्टी की जो उम्मीदवार थे, जब मैं नवादा में मैं गया था नॉमिनेशन में उनके साथ, वहां इसी स्थिति 5 उम्मीदवारों को निर्दलीय सहित जन अधिकार पार्टी के नवादा उम्मीदवार को एनआर कटाने के बाद भी उनको नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव के कारण। और जो स्थिति रह गई है कि कानून व्यवस्था सीधे सरकार के शिकंजे में आ चुकी है, इसलिए इस कानून व्यवस्था को बदलने के लिए नई सरकार की आवश्यकता है। और नई सरकार अगर जन अधिकार पार्टी की आती है तो बिल्कुल बदलाव होगा कानून व्यवस्था, और लोगों का जो विचार है उस विचार को, कानून व्यवस्था को देखने वाले लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बिल्कुल उस जन समस्या को सुनकर उसका निदान करेंगे। अगर आपकी पार्टी बेगूसराय क्षेत्र से चुनाव जीतती है तो आप किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? देखिए, अभी तो ये नहीं कह सकते हैं, वो सिस्टम तो राष्ट्रीय स्तर के जो टीम के लोग हैं, मेरे राष्ट्रीय संरक्षक बाबू सिंह कुशवाहा वो डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, हम तभी पार्टी के द्वारा समर्थन देंगे जो पार्टी जनहित में काम करेगी। अभी तो मेरे नजर में कोई, मेरे पार्टी के भी नजर में कोई भी ऐसी ना महागठबंधन, ना एनडीए, ना यूपीए है जो कि पार्टी एनडीए और यूपीए गठबंधन जो है जनता के लिए कोई पार्टी काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपने लिए पार्टी काम कर रही है। इसलिए मैं अभी किसी का समर्थन नहीं व्यक्त कर सकता। तो महागठबंधन की सरकार में पप्पू यादव के मधेपुरा से आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि वो उसमें जुड़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि? देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल खारिज है, क्योंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने डायरेक्ट मना कर दिया कि पप्पू यादव को महागठबंधन में शामिल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और महागठबंधन की जो बात है तो वहां सभी भ्रष्ट लोगों का जमावड़ा लग चुका है। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी उसके साथ जाना नहीं चाहेंगे, हो सकता है दबाव में। तो पप्पू यादव की अपनी भी पार्टी है और अपनी उनकी सिस्टम है, तो हो सकता है उनकी क्या विचारधारा है वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनकी पार्टी के सिस्टम के लोग बता पाएंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए करते हैं कुछ नया। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें।